नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पर्यावरण अध्ययन एनवायरमेंटल स्टडीज़ टॉप 30 एमसीक्यूज डेली सीरीज पार्ट 2 में आइए शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट सॉल्यूशन। भारत में कारखाना कानून 1948 के तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? भारत के अंदर 1948 के में जो खनन कानून कहते हैं या जिसको कारखाना कानून जो लागू हुआ उसके तहत किस आयु से कम उम्र वाले बच्चों को बालक की श्रेणी में रखा गया है? 14 वर्ष, 15 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसमें हमारा विकल्प 2 से ही हो जाएगा 15 वर्ष। भारत में 1948 के अंदर कारखाना कानून लागू हुआ, उसके तहत 15 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखानों में काम नहीं करवाया जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन अधिनियम कब बनाया गया? भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून कब या अधिनियम कब बनाया गया? 1988 में, 1985 में, 1991 में या 1986 में? तो हमारा विकल्प 4 से ही हो जाएगा। इसमें 1986 के अंदर भारत में बाल श्रम प्रतिषेध एवं विनियमन कानून बनाया गया और 1987 के अंदर बाल श्रम नीति जारी की गई थी भारत में। अगला प्रश्न है, शारदा एक्ट के तहत प्रारंभ में बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु रखी गई थी। शारदा एक्ट के तहत बालिकाओं में प्रारंभ में न्यूनतम विवाह योग्य आयु थी 15 वर्ष, 14 वर्ष, 16 वर्ष या 18 वर्ष? तो इसमें हमारा विकल्प 2 से ही हो जाएगा 14 वर्ष। आप 18 वर्ष को देख करके बिल्कुल भी भ्रमित नहीं हुए, क्योंकि शारदा एक्ट 1929 के अंदर बना था और 30 के अंदर लागू हुआ था और इसके तहत बालिकाओं की विवाह योग्य न्यूनतम आयु 14 वर्ष थी और बालकों की 18 वर्ष। वर्तमान में बालकों की 21 वर्ष है और बालिकाओं की 18 वर्ष। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो कहाँ स्थित है? भारत में जो राष्ट्रीय नारकोटिक्स मादक पदार्थों से संबंधित ब्यूरो है वो कहाँ पर स्थित है? नागपुर में, मुंबई में, इंदौर में या नई दिल्ली में? तो हमारा विकल्प 4 से हो जाएगा, भारतीय या फिर राष्ट्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो नई दिल्ली में स्थित है। अगला प्रश्न है, कलप किन किन से तैयार किया जा सकता है? विकल्प 1 है मैदा, विकल्प 2 है अरारोट से, विकल्प 3 है चावल से, विकल्प 4 है साबूदाने से। देखिए, कलप एक ऐसा पदार्थ होता है जिसमें चावल, अरारोट, मैदा आदि को पका करके एक पतली लेई बनाई जाती है और फिर उसको कपड़ों पर लगाया जाता है, जिससे कपड़े एकदम चमकशील हो जाते हैं या एकदम नई अवस्था में पुनः आ जाते हैं। तो प्रश्न पूछा गया है कि कलप किन किन से तैयार किया जा सकता है। शायद यहाँ पर किन किन से तैयार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि मैदा, अरारोट और चावल से कलप बनाई जाती है, जबकि विकल्प 4 है साबूदाने से कलप नहीं बनाया जा सकता। अगला प्रश्न है, राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की? राजस्थान में प्रथम सहकारी समिति 1905 में कहाँ स्थापित की गई? केकड़ी, भिनाय, बिलाड़ा, रावला? तो हमारा विकल्प 2 से ही हो जाएगा, भिनाय, जो तात्कालीन अलवर में था। यहाँ पर राजस्थान की प्रथम सहकारी समिति है वो स्थापित की गई। अगला प्रश्न है, सहकारी तंत्र का ढांचा कितने स्तरीय है? 1 स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या इनमें से कोई नहीं? तो हम जानते हैं कि सहकारी तंत्र का ढांचा जो है हमारे यहाँ त्रिस्तरीय लागू है। अगला प्रश्न है, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं द्वारा सिद्धांत किससे संबंधित है? महिला सहकारिता से, महिला शिक्षा से, महिला नवजागृति से, उपर्युक्त सभी से? तो विकल्प 1 से ही हो जाएगा, महिलाओं के लिए तथा महिलाओं द्वारा सिद्धांत है वो महिला सहकारिता से संबंधित है। अगला प्रश्न है, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक कहाँ गठित की गई? जयपुर, जोधपुर, उदयपुर या कोटा? विकल्प 1 से ही हो जाएगा, राजपूताना महिला नागरिक सहकारी बैंक के नाम से राजस्थान की प्रथम महिला नागरिक सहकारी बैंक है वो 1995 में जयपुर में गठित की गई। अगला प्रश्न है, पश्चिमी राजस्थान में घरों में वर्षा जल को संचित कर बाद में उपयोग में लेते हैं, यह संचित जल स्थानीय भाषा में क्या कहलाता है? पश्चिमी राजस्थान में जल की कमी है, इसलिए वर्षा जल को घरों में संचित किया जाता है और बाद में वापस इसका उपयोग किया जाता है। तो स्थानीय भाषा में इसे क्या कहते हैं? टाँका जल, पालर पानी, खड़ीन जल या बरखा जल?
तो इसमें विकल्प 2 सही हो जाएगा, पालर पानी। अब टाँका से भ्रमित नहीं हो, क्योंकि टाँकों में तो वो संचित करते हैं और उसके अंदर वाला जो पानी है वो पानी पालर पानी कहलाता है। अगला प्रश्न है, राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राज्य का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। राष्ट्रीय राजमार्ग 8, राष्ट्रीय राजमार्ग 15, राष्ट्रीय राजमार्ग 7, राष्ट्रीय राजमार्ग 71 बी। तो विकल्प 2 सही हो जाएगा। राष्ट्रीय राजमार्ग 15 है और राजस्थान का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अभी इसका नाम बदल दिया गया है, इसका नया नाम NH 68 है। और आप NH 8 है जो यहाँ पर दिखा दे रहा है, वो राजस्थान का सबसे व्यस्तम राजमार्ग है। और NH 7 भारत का सबसे लंबा है, वाराणसी से कन्याकुमारी तक। और NH 71 बी है और राजस्थान का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग है। तो इसमें हमारा विकल्प 2 हो गया सही। अगला प्रश्न है, एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क को कहते हैं। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क को कहते हैं राज्य मार्ग, राष्ट्रीय राजमार्ग, संपर्क सड़क, इनमें से कोई नहीं। तो विकल्प 3 सही हो जाएगा। एक गांव से दूसरे गांव को जोड़ने वाली सड़क है वो संपर्क सड़क कहलाती है। राज्य राजमार्ग है जिला मुख्यालय को विभिन्न जिले के जो तहसील मुख्यालय है उनसे जोड़ते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग है वो जो एक राज्य को दूसरे राज्य से जोड़ते हैं। अगला प्रश्न है, यातायात का सबसे सस्ता व सुगम मार्ग है। यातायात का सबसे सस्ता और सुगम मार्ग है वायु मार्ग, सड़क मार्ग, जल मार्ग या रेल मार्ग। तो इसमें विकल्प 3 से हो जाएगा। जल मार्ग है वो यातायात का सबसे सस्ता और सुगम माना जाता है। और जल मार्ग के बाद में अगर सेकेंड ऑप्शन में बात करें तो वो हो जाएगा रेल मार्ग। अगला प्रश्न है, भारत में रेलवे किसके नियंत्रण में है। भारत में रेलवे है वो किसके नियंत्रण में है। निजी कंपनी के, केंद्रीय सरकार के, संयुक्त स्वामित्व, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप और राज्य सरकार के संग। तो इसमें विकल्प 2 से ही हो जाएगा, क्योंकि भारतीय रेलवे है वो केंद्र सरकार के नियंत्रण में है, संघ सूची का विषय है। अगला है प्रश्न है, शेरशाह सूरी द्वारा बनाई गई सड़क है। शेरशाह सूरी है जो मुगलों के शासनकाल के दौरान भारत पर शासन किया था, उसके द्वारा एक बहुत ही बड़ी सही रोड बनाई गई थी और उसका नाम है ग्रांड ट्रंक रोड, सूरी रोड, अफगान रोड, नेशनल हाईवे 1। देखिए, शेरशाह सूरी ने जो सड़क बनाई थी उसका शुरुआत में नाम शाही रोड था, शाही सड़क था। और उसके बाद में जब अंग्रेज भारत में आए उस समय उसका नाम ग्रांड ट्रंक रोड रख दिया गया। वर्तमान में ये ग्रांड ट्रंक रोड है नेशनल हाईवे नंबर 1 जो दिल्ली से अमृतसर के बीच में है। और दूसरा इसका पार्ट है जो नेशनल हाईवे नंबर 2 दिल्ली से कोलकाता को जोड़ता है। शेरशाह सूरी ने सिंधु घाटी पाकिस्तान से लगा करके कोलकाता बंगाल को जोड़ने के लिए एक बहुत बड़ी सड़क बनाई थी। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, ग्रांड ट्रंक रोड। और इसमें वर्तमान में NH 1 और NH 2 दोनों ही शामिल है। NH 1 दिल्ली से अमृतसर, NH 2 है दिल्ली से कोलकाता। अगला प्रश्न है, बोरियल जलवायु प्रदेश में वार्षिक तापमान कितना रहता है। 0 से 5 डिग्री, 0 से 8 डिग्री, 0 से 10 डिग्री, 5 से 10 डिग्री। तो इसमें हमारा विकल्प 3 से ही हो जाएगा। बोरियल और ठंडी है जलवायु होती है जहाँ पर 0 से 10 डिग्री के मध्य तापमान होता है। अगला प्रश्न है, शुष्क जलवायु बी के साथ अंग्रेजी का बड़ा अक्षर S किस दशा का सूचक है। मरुस्थलीय, अर्ध मरुस्थलीय, पूर्ण मरुस्थलीय, इनमें से कोई नहीं। जब जलवायु को वर्गीकरण किया तो इसमें सर्वप्रथम कोपेन आदि ने अंग्रेजी के कूट अक्षरों का प्रयोग किया था जलवायु को प्रदर्शित करने के लिए। तो इसमें अंग्रेजी के कूट अक्षर बी तथा उसके साथ में बड़े अक्षर S का किस दशा का सूचक है। तो इसमें हमारा विकल्प 2 से हो जाएगा, अर्ध मरुस्थलीय। अगला प्रश्न है, कौन सी जलवायु स्थल पर केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। कौन सी जलवायु है वो स्थल पर केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है। विकल्प 1 है टुड्रा, विकल्प 2 है हिमटोपी, विकल्प 3 है बोरियल और विकल्प 4 है हिमछत्रक। तो इसमें विकल्प 1 से ही हो जाएगा। टुड्रा है वो केवल उत्तरी गोलार्ध में पाई जाती है, ठंडी से संबंधित जलवायु है। अगला प्रश्न है, कोपेन ने जलवायु को वर्गीकृत करने के लिए क्या आधार लिया। कोपेन ने जलवायु वर्गीकरण किया है, उसका आधार क्या था। विकल्प 1 है तापमान तथा वर्षण, विकल्प 2 वनस्पति, विकल्प 3 है तापमान और विकल्प 4 हो जाएगा अपना तापमान तथा वनस्पति। तो इसमें हमारा कोपेन का आधार जो था वो तापमान और वर्षा थी, तापमान या वर्षण। अगला प्रश्न है, भूपृष्ठ से वायुमंडल के अप्रत्यक्ष रूप से गर्म होने की संकल्पना को कहते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव, कार्बन इफेक्ट्स, हीट इफेक्ट्स
इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा, ग्रीन हाउस प्रभाव। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में अंतर होता है क्योंकि। सामाजिक विज्ञान और सामाजिक अध्ययन में अंतर होता है क्योंकि। बहुत ही यूनिक प्रश्न है। सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, खोज, निष्कर्षों पर आधारित है व सामाजिक अध्ययन सरलतम रूप है। सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक व सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक है। सामाजिक विज्ञान विशेषीकरण पर बल दे व सामाजिक अध्ययन एकीकृत रूप पर बल देता है। उपर्युक्त सभी। तो इसमें हमारा विकल्प 4 सही हो जाएगा। सामाजिक विज्ञान व सामाजिक अध्ययन में ये निम्नलिखित अंतर होते हैं, जिसमें विकल्प 1 है, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान, खोज, निष्कर्षों पर आधारित है व सामाजिक अध्ययन है सरलतम रूप है। सामाजिक विज्ञान सैद्धांतिक व सामाजिक अध्ययन व्यवहारिक है। सामाजिक विज्ञान विशेषीकरण पर बल देता है और सामाजिक अध्ययन एकीकृत रूप पर बल देता है। अगला प्रश्न है, भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। भारत के अंदर सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। मुदालियर कमीशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, हायर सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन कमीशन। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा, राधाकृष्णन कमीशन। ये भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन के आयोग में की अध्यक्षता में एक आयोग गठित किया गया, जिसने भारत में सामाजिक अध्ययन विषय का प्रतिपादन किया। और इनकी जन्म तिथि पर 5 सितंबर को शिक्षक दिवस भी मनाया जाता है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं है। सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं है, अपितु इनसे महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। परिभाषा किसकी है? एनसीईआरटी की, शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश, एनसीटी, सामाजिक विज्ञान शब्दकोश। तो विकल्प 2 सही हो जाएगा इसमें। शैक्षिक अनुसंधान विश्वकोश के अनुसार सामाजिक अध्ययन विभिन्न विषयों का योग नहीं है, अपितु इसमें महत्वपूर्ण सामग्री प्राप्त करके मानवीय संबंधों को स्पष्ट करने का ढंग है। अगला प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन की नींव की नवीन संकल्पना है कि। सामाजिक अध्ययन की कैसी संकल्पना? नवीन संकल्पना। शिक्षार्थी लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके, शिक्षार्थी अर्थोपजन कर सके, शिक्षार्थी विषय वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर सके, शिक्षार्थी सर्वांगीण विकास कर सके। तो इसमें हमारा विकल्प 1 सही हो जाएगा। सामाजिक अध्ययन की नवीन संकल्पना है कि शिक्षार्थी लोकतांत्रिक समाज में प्रभावशाली भूमिका अदा कर सके। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के नवीन पहलू है। सामाजिक विज्ञान के अध्ययन के नवीन पहलू है सामाजिक प्रौद्योगिकी, सूचना एवं प्रौद्योगिकी, सामाजिक दर्शन या अंतरिक्ष अनुसंधान। तो विकल्प 4 सही हो जाएगा इसमें। अंतरिक्ष अनुसंधान है, ये सामाजिक विज्ञान अध्ययन का एक नवीन पहलू है। बाकी वाले सभी सामाजिक प्रौद्योगिकी, समाज में जो प्रौद्योगिकी चल रही है, सूचना प्रौद्योगिकी, कंप्यूटर से रिलेटेड, और सामाजिक दर्शन बहुत पुराना है। इस हिसाब से सबसे नवीन पहलू हो जाएगा अंतरिक्ष अनुसंधान। अगला प्रश्न है, सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से रिक्त स्थान पर बल देता है। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन बल देता है बच्चे के सुधार की लगातार परीक्षण करने, बच्चे के व्यवहार का सतत अवलोकन करने, मस्तिष्क, हृदय और हाथ की शिक्षा पर 3H बोल रहा है, और कमजोर अयोग्य विद्यार्थी को उच्च स्तर अगली कक्षा पर प्रोन्नत करने पर। तो विकल्प 1 सही हो जाएगा। सतत और व्यापक मूल्यांकन मुख्य रूप से बच्चों के सुधार के लिए लगातार परीक्षण करने पर बल देता है। अगला प्रश्न है, नेहा कक्षा 5 के EVS, जिसे पर्यावरण अध्ययन कहते हैं, एनवायरमेंटल स्टडीज विषय में नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। नीचे दी गई मूल्यांकन तकनीकी का प्रयोग करती है। हस्तसिद्ध क्रियाकलापों का मूल्यांकन, गृह कार्य मूल्यांकन, परियोजना कार्य मूल्यांकन, मौखिक परीक्षा। नीचे दी गई तकनीकों का कौन सा युगल अधिक वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन दे सकता है? वस्तुनिष्ठ का मतलब है एक प्रश्न का एक निश्चित उत्तर होना। विकल्प 1 और विकल्प 4, विकल्प 2 और विकल्प 4, विकल्प 1 और विकल्प 2, विकल्प 2 और विकल्प 3। तो इसमें हमारा ए सही हो जाएगा, विकल्प 1 और विकल्प 4। वस्तुनिष्ठता अधिक होगी हस्तशिल्प क्रियाकलापों में और मौखिक परीक्षा के दौरान। बाकी वाले गृह कार्य का मूल्यांकन इतना वस्तुनिष्ठ नहीं होगा और परियोजना का तो बिल्कुल भी नहीं। अगला प्रश्न है, वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा की विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है। वर्तमान में स्कूल आधारित जो आकलन किया जाता है उसमें पारस्परिक बाह्य परीक्षा की किस विशेषता को शामिल नहीं किया जाता है? सुव्यवस्थित क्रमबद्ध अधिगम पर बल, अधिगम के केवल शैक्षिक पक्ष पर बल, विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर विचार करना, एक दूसरे के निकट शिक्षार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के बीच सौहार्द। इसमें विकल्प 2 सही हो जाएगा, क्योंकि वर्तमान स्कूल आधारित आकलन में पारस्परिक बाह्य परीक्षा में केवल शैक्षिक
पक्ष पर बल नहीं दिया जाता है, अन्य पक्षों पर भी बल दिया जाता है। अगला प्रश्न है, हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जबकि हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। कथन है। शिक्षण विधि के बारे में पूछ रहा है, बेकन का, कांटा का, कोमेनियस का या रूसो का। तो इसमें विकल्प 3 सही हो जाएगा। कोमेनियस ने यह कहा है कि हमारा शिक्षण तभी महत्वपूर्ण हो सकता है जब हम अपनी पुस्तकों में चित्रों को अधिक स्थान दें। ज्ञान विभिन्न ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दृश्य श्रव्य सामग्री के आँख और कान साथ साथ कार्य करते हैं। यह कोमेनियस का कथन है। अगला प्रश्न है, एक बार देखना हजारों बार सुनने से बेहतर है। एक बार देखना हजारों बार सुनने से बेहतर है, यह कथन किसके महत्व को बताता है? पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री, शिक्षण, पाठ्यक्रम, उपरोक्त सभी। तो इसमें विकल्प 1 सही हो जाएगा। पाठ्य सामग्री या सहायक सामग्री के महत्व पर बल देता है कि अगर हम दृश्य श्रव्य सामग्री का प्रयोग करें तो वो अधिक प्रभावी शिक्षण होगा। ये थे आज के हमारे 30 प्रश्न और पार्ट 2 था। पार्ट 1 देखने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी। इसी के साथ डेली हमारे CDP चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी की भी मॉक टेस्ट सोल्यूशन चल रहे हैं, उसकी लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करें लेटेस्ट वीडियो अपडेट पाने के लिए। थैंक यू।